हेलो एंड गुड आफ्टरनून गाइस। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सबका ऐसा ही साथ रहा तो हम बहुत ही आगे निकलेंगे और बहुत ही चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज संडे है तो मैंने सोचा है, एक विचार किया है कि हर संडे को मैं आपके लिए हिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा, उनके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, वो होगा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके कारण क्या क्या थे, क्यों हुआ ये, इसके प्रभाव क्या पड़े, दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति जो थी 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति थी, आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है। जो मॉडर्न टाइम है उसके हिसाब पे 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन है। यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण वर्ग, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी। बहुत सारा रीज़न थे इसके, क्या क्या थे। निरंकुश राजतंत्र था, सामंती शोषण वर्ग था, विशेष अधिकार प्राप्त वाले वर्ग उनके, और प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता, या फिर आप बोल सकते हैं कि नेग्लिजेंस इसके विरुद्ध जो है प्रारंभ हुई थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण द्वितीय और तृतीय स्टेट के लोगों का एक असम्मान एवं शोषण करना था। फ्रांस के राजा लुई 16वां एक निरंकुश राजा था और एक अयोग्य शासक भी था। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर देता था, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था। ठीक है। उस टाइम पे जो है लुई 16वां राजा था 1789 के टाइम पे जब फ्रांस की क्रांति हुई, और वह एक अयोग्य शासक था, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कार्य कर देता था और जो है अय्यासी में वो विलुप्त रहता था बस। क्रांति की शुरुआत जो हुई, कब से हुई और कहाँ से हुई, तो 14 जुलाई 1789 को हुई और बास्तिल किले में हुई। बास्तिल एक जिला हुआ करता था, जेल हुआ करता था। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। समाज उस टाइम पे 3 प्रकार के स्टेट में बटा हुआ था। कौन कौन सा? प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था, जिनके पास अपार धन संपदा से उन्हें राजा द्वारा कई सुविधाएं और मान सम्मान प्राप्त था। द्वितीय स्टेट में कुलीन लोग वर्ग के शामिल थे, उनको कम मान सम्मान प्राप्त था, परंतु उनको किसी प्रकार का शोषण न के बराबर होता था। कुलीन जाति के लोग के पास धन कम ही होता। तृतीय स्टेट जो था, वो तृतीय स्टेट में जनसाधारण लोग आते थे, जिनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं था, जिनको हमेशा शोषण किया जाता था, उन्हें बलपूर्वक काम करवाया जाता था, उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करवाया जाता था। ठीक है। इसी वर्ग के लोगों ने राजा के खिलाफ 1789 में क्रांतिकारी, जो कि सफल दुनिया की सबसे पहली क्रांति थी। ठीक है। और जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे, उन्होंने ये क्रांति शुरू की थी और ये सबसे पहली सफल क्रांति थी पूरी दुनिया की। इसके कारण क्या क्या थे कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण तृतीय स्टेट के लोगों का असम्मान एवं शोषण करना है। निरंकुश शासन के खिलाफ विद्रोह इन्होंने ही किया। सामाजिक कारण क्या क्या थे इसके, तो 3 जो स्टेट बटे हुए थे और उनके जो अलग अलग जो वर्ग थे, क्लासिफाइड थे, उसकी वजह से जो पहला हुआ, प्रथम स्टेट जिसमें पादरी चर्च के लोग आते थे, द्वितीय स्टेट में फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था, मिडिल वर्ग आता था, तृतीय स्टेट में व्यवसायी आते थे, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर आते थे। ये सब लोग आते थे तृतीय स्टेट में। लगभग 60% जो जमीन था वो कुलीनों, चर्चों और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। जो 60% का जो जमीन थी वो कुलीनों, मिडिल वर्ग के टाइम, सेकेंड स्टेट पे, थर्ड स्टेट पे के जो अमीर थे उनके पास कुछ, और जो चर्च के लोग हुआ करते थे उनके पास आते थे। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म के कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। जो फर्स्ट स्टेज के जो लोग थे उनके पास जो है जन्म से ही क्या होता था कि कुछ स्पेशल टाइप के जो है अधिकार प्राप्त थे। जैसे राज्य में दिए जाने वाले कर में छूट था उनके पास, और राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा दिया जाता था। 2 टैक्स थे। टाइथ क्या होता था, तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था, और टाइल जो होता था तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर था। ठीक है, टैक्स था। तो ये 2 टाइप्स के टैक्स जो है तृतीय स्टेट से वसूले जाते थे। पहला जो था टाइथ, वो चर्च के द्वारा वसूला जाता था, और टाइल जो था वो सरकार के द्वारा वसूला जाता था। इसके फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या क्या थे, तो इसके बारे में हम समझते हैं। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ थी और 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों की मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई, और जो मैक्सिमम जो लोग थे वो पावरोटी, ब्रेड से ही अपना जो है जीवन यापन करते थे, और उसके कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। अधिकतर कामगार में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मानक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मजदूरी जो उन्हें मिलती थी, जो मजदूर थे उन्हें जो है महंगाई के हिसाब से नहीं मिलती थी, जिसके कारण अमीरी गरीबी में बीच काफ़ी चौड़ाई हो गई, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस बन गया उसके बीच में। सूखे या ओले के प्रकोप के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई, फसलें सारी बर्बाद हो गई, और उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा स्थिति बद से बदतर होती गई। 12 अरब लिब्रे के कर्ज, राजकोष खाली हो गया, जीविका संकट पैदा हो गई। 12 अरब का लिब्रे का जो है कर्ज राजकोष पे पड़ गया, और राजकोष जो है पूरी तरह से खाली हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण क्या क्या थे, तो 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस निरंकुश राजशाही का केंद्र था। फ्रांसीसी राजाओं के पास असीमित शक्ति थी और उन्होंने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था। निरंकुश राजशाही, दोषपूर्ण प्रशासन, असाधारण खर्च ने फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण का गठन किया। अब
इसका जो ये हुआ तो असाधारण खर्च जो हुआ, जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति का एक राजनीतिक कारण बन गया। युद्धों और विरासत में अधिक खर्च के कारण फ्रांस दिवालिया हो गया। अयोग्य शासन की वजह से इस पे और भी इफेक्ट पड़ा। क्या हुआ कि युद्ध और जो लग्जरियस लाइफ जीने, लेविश लाइफ जीने की वजह से क्या हुआ, फ्रांस जो है दिवालिया हो गया, और जो अयोग्य शासक था इसका, उसके वजह से भी। मध्य वर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं। 18वीं सदी के एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, मध्य वर्ग को राजनीति अधिकार बिल्कुल नहीं मिले थे। इस वर्ग का समाज में कोई विशेष सम्मान नहीं था। बुर्जुआ या माध्यम वर्ग में लेखक, डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक और असैनिक अधिकारी जैसे शिक्षित व्यक्ति तथा व्यापारी, बैंकर और कारखाने वाले धनी व्यक्ति शामिल थे। इसमें ये लोग शामिल थे। यह सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। इनका ये मानना था कि समाज का कोई भी विशेष समूह हो, उस पर किसी भी तरह का जो है जन्म के साथ ही विशेष अधिकार समान नहीं होना चाहिए। लुई 16वां के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। तो 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, और वह फ्रांस के बर्बू राजवंश से था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था, जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट से हुआ था। ठीक है, राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। राज्यारोहण के समय उसका जो राजकोष था वह खाली क्यों था, इसके कुछ कारण ये थे। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। लंबे जो युद्ध लड़े गए उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज थे, वो उनके संसाधन जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गए। पूर्ववर्ती राजाओं की शान शौकत पर फिजूल खर्ची, और जो पूर्व के राजा थे उन पे जो है अपनी जो लेविश लाइफ स्टाइल जीने की वजह से जो है उस पर जो है बिना मतलब का जो खर्च होता है उसके वजह से जनसंख्या जो थी वो उस पर काफ़ी बढ़ोतरी होने की वजह से रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया इसकी वजह से भी। और अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। और एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि फ्रांस जो है उस टाइम पे, अमेरिका जब अब आज़ाद नहीं हुआ था, 13 कॉलोनी जो थी अमेरिका की वो ब्रिटेन के पास थी, और ब्रिटेन उस टाइम पे फ्रांस का शत्रु हुआ करता था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रांस जो है उस लड़ाई में अमेरिका को आज़ाद करने में बहुत बड़ा एक हाथ रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें जो है अफेक्ट पड़ा उसका। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई को 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। उस टाइम पे क्या हुआ कि फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां जो था उसने एक बैठक बुलाई 5 मई को। ठीक है, जिसमें सारे एस्टेट के जनरल जो होते थे वो आते थे। एस्टेट जनरल में मतदान एस्टेट के अधिकार के पास होता था, ना कि व्यक्ति के आधार पर। जो एस्टेट जनरल में मतदान जो होता था, वोटिंग होती थी, वो एस्टेट के आधार पर होता था कि किस स्टेट से आता है, ना कि व्यक्ति के आधार पर, किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं होता था। लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो सभी के लिए जो है आधारित जो है व्यक्ति के आधारित मतदान का मांग करने लगे, वोटिंग का मांग करने लगे। लुई 16वां ने क्या किया कि इनकी मांग को खारिज कर दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो विरोध के वजह से वो बाहर चले गए सभा से। और क्या हुआ कि अलग अलग जगह पर जो है हिंसक प्रदर्शन होने लगे, या फिर बोल सकते हैं ये होने लगे प्रोटेस्ट होने लगे। 14 जुलाई 1789 को खुद भीड़ ने बास्टिल के किले को तोड़ दिया। और 14 जुलाई को क्या हुआ कि जो भीड़ थी उन्होंने क्या किया कि बास्टिल का जो किला था उसको तोड़ दिया। बास्टिल की जेल था एक, उसको तोड़ दिया और वहाँ के जो कैदी थे उनको आज़ाद करवाया। ठीक है, बास्टिल का जो किला था वो सम्राट का जो निरंकुश शक्ति था उसका एक प्रतीक हुआ करता था, एक सिंबल हुआ करता था कि सम्राट जो है कितना निरंकुश है और उसकी कितनी पावर है प्रजा के ऊपर। फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र क्या था कि देखते हैं। 20 जून 1789 को लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। क्या हुआ कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे 20 जून 1789 को वर्साई का एक टेनिस कोर्ट था, उस पर क्या हुआ कि मिले और क्या हुआ अपने आप को ही एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। और जब लुई 16वां को इस बारे में पता चला, तो उनके पावर के बारे में पता चला, तो उसने क्या हुआ कि लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधन वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने करों, टैक्स, जो ड्यूटीज़ थे और जो अलग चीज़ें थी उनको जो है उनके उन्मूलन का, उनके जो डिफेमेशन का जो है नया जो है ऑर्डर ये कर दिया, लागू कर दिया। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। और 1791 में क्या हुआ कि संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एक नींव पड़ा, बेस पड़ा। नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। इसका जो मेन जो ये था उद्देश्य था वो क्या था कि सम्राट जो था, राजा था, उसकी जो शक्ति थी, पावर थी, उसको एक लिमिट में रखना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया जाए। ठीक है, और एक व्यक्ति के पास जो है केंद्रीकृत पावर होने के बजाय सारी जो शक्तियां हैं उनको अलग अलग लोगों पे, अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया जाए, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। और जो कानून बनाने का जो अधिकार था संविधान ने 1791 में 1791 में क्या हुआ कि जो कानून लॉ बनाने का जो अधिकार था वो नेशनल असेंबली को दे दिया। नए संविधान के अनुसार क्या क्या था कि मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला जो पुरुष थे। क्या हुआ कि मतदान का जो वोटिंग का जो अधिकार था, पावर जो था, वो सिर्फ जो एक्टिव मेंबर्स थे, एक्टिव जो नागरिक थे, सिविलियंस थे, उनको मिला, जिसमें से सिर्फ पुरुष थे और जिनकी उम्र क्या थी 25 से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुका था।
और क्या जो कि जो है कम से कम 3 दिन का जो है मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया और जो स्त्री थी, जो फीमेल्स थी या जो लेडीज़ थीं और जो कुछ बाकी जो पुरुष थे, उनको कहा गया निष्क्रिय नागरिक। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित हस्तांतरित कर दिया गया और जो राजा की शक्तियाँ थीं वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बाँट दिया गया। अब कुछ-कुछ राजनीतिक प्रतीकों के मायने क्या-क्या थे उस टाइम पे। अब उस टाइम पे क्या होता था कि लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, इस वजह से विचारों को प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय क्या करते थे, वो प्रतीक का उपाय करते थे, उपयोग करते थे। जैसे कि इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट प्रतीक क्या-क्या हैं? टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर जनरली किन चीज़ों को दर्शाता था? दासों को बाँधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था और टूटी हुई हथेली उनकी आज़ादी का प्रतीक है। ये जो दासों को बांधने के लिए जंजीर का उपयोग किया जाता था तो और ये टूटी हुई जंजीर जो थी वो आज़ादी का प्रतीक है। छड़ों का गट्ठर था अब एकता का बल जो है इसका प्रतीक था। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, ये क्या था कि सरलदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं। ठीक है। राजदंड क्या था? शाही सत्ता का प्रतीक है। अपना पूँछ मुँह में लिए सांप, एक सांप था जिसका पूँछ मुँह में अपना लिया हुआ था। समानता का प्रतीक अंगूठा का कोई और छोर नहीं होता। ठीक है, अंगूठा या फिर आप बोल सकते हैं अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन के बारे में हम समझते हैं क्या है। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम, इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। गिलोटिन एक टाइप का आप बोल सकते हैं दंड देने के लिए एक इक्विपमेंट हुआ करता था, मशीन हुआ करता था। मशीन नहीं, आप इसको समझ सकते हैं इक्विपमेंट टाइप से। 2 खंभे होते थे जिसके बीच में जो है एक लटकता हुआ आरा वाली मशीन थी जिस पर क्या होता था कि अपराधी का जो सिर होता था उसको धड़ से अलग कर दिया जाता था। ठीक है, इसके जो आविष्कारक थे वो डॉक्टर गिलोटिन और इसी के नाम पर जो है इनको दिया गया, इस मशीन का नाम दिया गया। डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बारे में चलते हैं। रॉबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। जब ये हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस मध्यम वर्ग के संपन्न जो लोग थे उनके पास शासन आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो फ्रांस के शासन देखती थी। उन्होंने क्या किया? 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया और जो कि फ्रांस का शासन देखती थी। लेकिन अक्सर विधान परिषदों में उनके हितों का टकराव होता रहता था। पर क्या होता था कि मैक्सिमम टाइम पे जो विधान परिषद होते थे उनके हित जो होते थे वो उन पे हुआ करता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उसने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। और इस वजह से क्या हुआ कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई और उसका फ़ायदा किसने उठाया? एक इंपॉर्टेंट आदमी आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग अगले संडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसने क्या किया कि 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। अब हम लोग चलते हैं फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए। ठीक है, उस टाइम पे फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा प्रदान किया। ठीक है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व के अन्य देशों में भी प्रजातंत्र को विकास की गति प्रदान की। एक तरह से इंस्पिरेशन बना फ्रांस की क्रांति और भी जो दूसरे देश थे विश्व के उनके प्रजातंत्र के विकास के लिए जो है एक अलग इंस्पिरेशन बना फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा और अनेक कार्यों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया अलग अलग क्षेत्रों में। तत्कालिक उस टाइम पर 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? उस टाइम पे यूरोप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह शासक की निरंकुशता के खिलाफ लोगों का पहला महान विद्रोह था। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को उत्पन्न किया जिसने फ्रांस की सीमाओं को पार किया और पूरे यूरोप को प्रभावित किया। और इस चीज़ ने जो है बहुत ज़्यादा बड़ा एक रूप लेकर जो है पूरे यूरोप को इसने प्रभावित किया और अलग अलग जो विश्व के अलग अलग देश थे उनको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति ने विश्व के किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया? अब इन फ्रांस की क्रांति जो थी उनके 3 संदेश जो है महत्वपूर्ण वो अलग अलग देशों को मिले विश्व के, और वो क्या क्या थे? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारे का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं इसको कि 3 चीज़ें क्या क्या थी? शब्द थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन 3 शब्दों ने विश्व की आज राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूलचल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने एक वे बनाया, एक रास्ता बनाया जो कि एक विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को एक अलग जगह प्रदान की उस टाइम पे जो थी। ठीक है, स्वतंत्रता आप समझ सकते हैं, आज़ादी, समानता, इक्वालिटी और बंधुत्व, भाईचारा, एकता। ठीक है, यूनिटी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का घोषक था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक चीज़ और के बारे में। इसका इफेक्ट क्या हुआ था कि इसकी वजह से क्या हुआ? दास प्रथा का थोड़ा उन्मूलन हुआ। ठीक है, यूरोप उस टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा यूरोप के जितने भी बहुत सारे देश थे वो क्या थे कि अलग अलग देश के जो है कॉलोनीज़ को अपने अंदर लिए हुए थे। उस टाइम पे उपनिवेशवाद का दौर था, तो वहाँ जो कैरिबिया के जो लोग थे उनको दास बनाकर वहाँ पे लोगों ने रखा गया था। ठीक है, तो इसका जो है एक अलग जो है इम्पैक्ट पड़ा उस पर, दास प्रथा का उन्मूलन यहाँ से हुआ। इसके बारे में भी हम एक नए वीडियो बनाएंगे, उस पर हम बात करेंगे दास प्रथा के बारे में, इसका उन्मूलन क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये क्या थी असल में। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, और भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे ही बीच बीच में हर संडे या फिर किसी छुट्टी के दिन पर मैं आपको बताऊंगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अभी मैं जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों की कमी है मेरी वीडियोज़ में, पर मैं कोशिश करूँगा इन चीज़ों को और भी धीरे-धीरे इम्प्रूव करने की, अगर आपका साथ रहा तो। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक नॉलेज को पहुँचाएँ और मेरा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।